फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम दो साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जिनमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और वाइफ का नाम एल्सा था। असल में ये दोनों एक जेनेटिक साइंटिस्ट थे, यानी ऐसे साइंटिस्ट जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नए नए क्रिएचर्स और एनिमल्स बनाने के लिए लगे हुए थे। यानी दो एनिमल्स या फिर किसी भी क्रिएचर्स के डीएनए को मिक्स करके एक नया एनिमल्स और क्रिएचर बनाते थे। दरअसल दोनों एक मेडिसिन बनाने वाले कंपनी के लिए काम करते थे और उस कंपनी का नाम नर्ड था। क्लाइव और एल्सा इस कंपनी के लिए काम यह करते थे कि पहले तो ये एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करते थे, जिससे एक नया एनिमल बनता है और उसी एनिमल के प्रोटीन से तरह तरह के बीमारियों की मेडिसिन बनाते थे। रिसेंटली इन्होंने एक बहुत अजीब तरह के एनिमल को बना रखा था, जो ये क्रिएचर एक मेल प्रजाति का था और ठीक ऐसा ही एनिमल ये पहले भी बना चुके हैं, जो कि फीमेल थी। अब ये दोनों एनिमल्स को एक दूसरे के सामने जब रखते हैं तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार से मिलते हैं, यानी वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। मतलब यह था कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। यह देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कंपनी के बॉस के पास जाते हैं और उन्हें बताने लग जाते हैं कि हम बहुत सारे एनिमल्स के डीएनए को मिक्स करके एक अलग तरह का एनिमल बनाया है और इसकी प्रोटीन को मिक्स करके हम बहुत से तरह के बीमारियों के मेडिसिन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक नया तरीका भी डिस्कवर किया है और वो ये है कि हम इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करके एक नई ब्रीड बना सकते हैं और डेफिनेटली हम बहुत सारे बीमारियों के मेडिसिन को बना सकते हैं। उनकी बॉस कहने लग जाती है कि जो काम तुम कर रहे थे, यानी जिस काम में तुम लगे हुए थे और उसे कर भी दिया, जो उससे कंपनी बहुत खुश है। और इधर जो तुम यह बात कर रहे हो, यानी कि इंसान और जानवर दोनों के डीएनए की मिक्स करने की, इसके लिए फिलहाल के लिए कंपनी एग्री तो नहीं होगी। और जो एनिमल तुमने बनाए हैं, हमारी कंपनी उसके प्रोटीन से मेडिसिन बनाना चाहती है। इसीलिए अब सारे के सारे रिसर्च को रोकते हुए अब सारे मेडिसिन पर बनाने के फोकस किया जाएगा। जिस पर क्लाइव और एल्सा कहने लगती है, अगर हमने इस काम को जल्दी से नहीं किया तो ये काम कोई और कर देगा। बॉस भी जवाब में कहने लग जाती है कि हमने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं करेंगे, ये काम तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेडिसिन को बनाएंगे, फिर उसे मार्केट में लाएंगे, फिर उस पे काम किया जाएगा। इसीलिए उन दोनों को ऐसा करने से मना कर देती है। इस बात की वजह से ये दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट थे जो कि किसी कंपनी के लिए जानवर के प्रोटीन से मेडिसिन बनाने का काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम इसे सीक्रेटली अपने इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। बिना कुछ सोचे समझे ये अपना काम को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंसान का डीएनए चाहिए था। इसीलिए एल्सा क्लाइव को किसी इंसान का डीएनए लाकर दे देती है। क्लाइव पूछने लग जाता है कि ये किसका डीएनए है, जिस पर एल्सा कहती है कि ये किसी अननोन पर्सन का डीएनए है। जिसके बाद ये फिर उन इंसान के डीएनए और उन जानवर के डीएनए जिन्होंने उन्हें बनाया गया था, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं। ये लोग अपने हार्ड वर्किंग में जी जान लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने सक्सेस हासिल करने में नाकामयाब रह जाते हैं। इस बात की वजह से दोनों काफी अपसेट हो जाते हैं। लेकिन एक दिन एल्सा एक और डीएनए को लेकर आती है और बताती है कि ये सबसे बेस्ट डीएनए है, इसीलिए अब हम अपना एक्सपेरिमेंट्स इस वाले डीएनए पर करना शुरू करेंगे। फिर से ये दोनों कपल उस नए वाले डीएनए और उन एनिमल्स के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं और लगातार मेहनत के बाद इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स पर सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा था। यानी इनकी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। एनिमल के डीएनए और इंसान का डीएनए दोनों आपस में मिल रहा था और अब इन लोगों के पास एक नए तरह के डीएनए था जो इंसान और जानवर के डीएनए से बना था। अब क्योंकि ये दरअसल इल्लीगल था, इसीलिए क्लाइव इस रिसर्च को आगे बढ़ाने से मना कर रहा था। लेकिन एल्सा ऐसा नहीं चाहती थी, वो आगे लेकर जाना चाहती थी। इसीलिए वो इस डीएनए को लेकर एक मशीन रूम में चली जाती है। उस रूम में एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर डीएनए को डालने से एनिमल्स और क्रिएचर्स पैदा होना शुरू हो जाते थे, यानी कोई भी जानवर उस मशीन के अंदर बढ़ता चला जाता था। फिर एल्सा उस मशीन के अंदर उस डीएनए को डाल देती है। क्लाइव अपने वाइफ से कहने लग जाता है कि यह अच्छा काम हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, किसी को बनाना और फिर बाद में उसे मार डालना। एल्सा कहने लग जाती है कि हमारी इस दुनिया में रोजाना कई सारे लोग मरते हैं और हो सकता है कि हमारी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से लोगों की जान बच जाए। इसीलिए क्लाइव एल्सा के बातों पर एग्री हो जाता है और वे अपने काम को आगे की तरफ लेकर जाने लग जाते हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि जिस बच्चे को मशीन के अंदर धीरे धीरे गति से बढ़ना था, वो तो बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था।
चेक करने पर उन्हें पता चला कि बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन शाम को उस लैब का अलार्म बजने लग जाता है। और जब ये दोनों चेक करने के लिए जाते हैं तो ये देख पाते हैं कि बच्चा अब पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया है, यानी वो पैदा होने के लिए, बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसीलिए वो उसे बाहर निकाल तो देते हैं, लेकिन वो काफी अजीब लग रहा था। क्लाइव इस क्रिएचर को मारना चाहता था। एल्सा कहने लग जाती है कि अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता हम एक सक्सेसफुल क्रिएचर बना लें। लेकिन क्लाइव उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर था, क्योंकि वो उसे अब मारना चाहते थे। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो पहले से ही मरा हुआ था, इसीलिए क्लाइव वहाँ से चला जाता है। यह देखकर एल्सा कहती है कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। जिसके बाद एल्सा उस बॉक्स को ओपन कर देती है और जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई बच्चा या फिर कोई क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये तो एक स्किन है। यानी उस स्किन से कोई क्रिएचर निकलकर बाहर भाग गया है, जो उस वक्त लैब में इधर ही कहीं छिपा हुआ है। कि तभी वहाँ पर वही अजीब सा क्रिएचर को दिखाया जाता है जिसके 2 पैर थे। बाहर से क्लाइव उस क्रिएचर को देख लेता है और वो एल्सा से चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, मैं पॉइजनस गैस को स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन एल्सा क्लाइव की बात को नहीं मानती और वो उस क्रिएचर को कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, इसीलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनने के बाद वो क्रिएचर एल्सा के पास आ जाता है और उससे डरने की बजाय उसके हाथों को सूंघने लग जाता है। लेकिन तभी पीछे से क्लाइव एक रॉड को लेकर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर उस क्रिएचर को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर क्लाइव और एल्सा वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बहुत समझने के बाद क्लाइव एल्सा को कहता है कि मैं पॉइजनस गैस को रिलीज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस क्रिएचर को जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता, मैं इसे मारना चाहता हूँ। जिस पर एल्सा कहती है कि नहीं, हम उसे बेहोश कर देंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हमने आखिर क्या बनाया है। इसीलिए वे उसे बेहोश करते हुए उसके ऊपर एग्जामिन करने लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि असल में यह क्रिएचर तो फीमेल है, वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो किए जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डेवलप्ड होने के बाद अपने आप ही मर जाएगी। यानी इसका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा है। फिर धीरे धीरे करते हुए ये क्रिएचर बड़ा होता जा रहा था, डेवलप होता जा रहा था। उसकी हाथ पैर निकलने लग जाते हैं, उसका दिमाग भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर एल्सा भी उससे इमोशनली कनेक्ट होती जा रही थी। वो उसे खाना खिलाती थी, तरह तरह के एक्टिविटीज सिखाती रहती थी। एक दिन एल्सा उस क्रिएचर को बहुत सारे अल्फाबेट्स देती है और उसे कहती है कि इन सारे के सारे अल्फाबेट्स को ऐसे अरेंज करो कि मेरा नाम बन जाए। लेकिन वो क्रिएचर सिर्फ नर्ड बना देती है, जो कि इस कंपनी का भी नाम था, क्योंकि उसने एल्सा के शर्ट पर उसी स्पेलिंग को देखी थी। यह देखने के बाद तो एल्सा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो अब चीजों को पिक कर पा रही थी। तभी वहाँ पर क्लाइव आ जाता है, जो उस क्रिएचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो कहता है कि इस क्रिएचर को बाहर किसने निकाला, अंदर रखो जल्दी से, और इसकी दुम भी कवर करके रखो। असल में उस क्रिएचर की एक काफी लंबी दुम थी। एल्सा क्लाइव से कहने लग जाती है कि इसे जानवर मत कहो। क्लाइव कहता है तो आखिर मैं इसे क्या कहूँ? तो एल्सा कहती है कि तुम इसे ड्रेन कहो, क्योंकि इसने अभी अल्फाबेट से NERD नर्ड लिखा है, जिसे उल्टा करके ड्रेन बनाता है। और फिर क्लाइव का भाई भी ड्रेन को देख लेता है और उसे ड्रेन को सारी की सारी रियलिटी के बारे में पता चल जाता है। अब क्योंकि वो वहाँ पर ड्रेन को नहीं रख सकते थे, इसीलिए वो उसे एक फार्म हाउस भेज देते हैं। और अब वो टाइम आ जाता है जब क्लाइव और एल्सा ने कंपनी के ओनर को प्रेजेंटेशन देनी थी उन क्रिएचर्स के बारे में जो उन्होंने पहले बना रखे थे। और जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए उन दोनों क्रिएचर्स को कंपनी के ओनर के सामने लेकर आते हैं, तो वो अचानक से वो दोनों क्रिएचर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण दोनों के वहीं मौत हो जाती है। इसी को लेकर वो सभी काफी डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर वो दोनों क्रिएचर्स के लड़ने का रीजन ढूंढने लग जाते हैं। तब उन्हें यह पता चलता है कि उन क्रिएचर में जो फीमेल थी वो अपने आप ही कन्वर्ट हो गई थी, यानी उसने अपना जेंडर को चेंज करके मेल बन गई थी, क्योंकि उस क्रिएचर में एक ऐसी एनिमल का DNA था जो खुद को कन्वर्ट करके अपना जेंडर चेंज कर सकता था। और एल्सा और क्लाइव को यह बात इसीलिए नहीं चल पाती क्योंकि वो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट यानी ड्रेन के साथ बिजी थे, इसीलिए वो इनमें टाइम दे ही नहीं पाए, जिसका नतीजा यह निकला। ड्रेन जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है और एल्सा उसे बिल्कुल एक बच्ची की तरह ट्रीट करने लग गई थी। उस सब कुछ सिखाती है, उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन एक दिन ड्रेन भागकर जंगल में चली जाती है और जब क्लाइव और एल्सा उसे खोजने के लिए जाते हैं तो वो देख पाते हैं कि ड्रेन ने एक रैबिट को मार कर खा रही होती है। इसके बाद वो दोनों उसे घर लेकर आते हैं। एल्सा जब उसे खाना देती है तो वो खाना नहीं खाती, बल्कि कहती है कि मुझे इस जगह में घुटन हो रही है, मैं यहाँ बोर होती जा रही हूँ। यह बात वह अपने जुबान से नहीं बताती, बल्कि वो उन अल्फाबेट के मदद से TDS लिख देती है, यानी यहाँ पर मैं बहुत ही बोर होती जा रही हूँ। फिर वो छत को फाड़ते हुए
हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके पीछे पीछे क्लाइव और एल्सा भी जाते हैं। वो देख पाते हैं कि ड्रेन के तो विंग्स निकल पड़े हैं और वो अभी उड़ने ही वाली थी कि क्लाइव उसे कहता है कि रुको, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। यह सुनते ही ड्रेन के विंग्स वापस उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ड्रेन का दिमाग अब पहले से काफी अच्छी ग्रो कर गया था। वो चीजों को अंडरस्टैंड करने लग गई थी, अच्छे बुरे को समझने लग गई थी। एक दिन ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है, लेकिन एल्सा उससे वो बिल्ली छीन लेती है क्योंकि एल्सा को डर था कि उस रात रैबिट की तरह ही ड्रेन उस बिल्ली को भी न मार दे। फिर धीरे धीरे हम हैरान कर देने वाले एक चीज देख पाते हैं और वो यह था कि ड्रेन को क्लाइव अच्छा लगने लग गया था, जिससे क्लाइव को एहसास हो जाता है कि ड्रेन के अंदर के इंसान का डीएनए उन दोनों ने ही डाला था और वो किसी और का नहीं बल्कि खुद एल्सा का ही था। इस बात से क्लाइव एल्सा से नाराज हो जाता है। वो उसे कहने लगता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए था। अब धीरे धीरे एल्सा का प्यार ड्रेन के लिए खत्म होता जा रहा था। एल्सा वो बिल्ली ड्रेन को दे देती है। ड्रेन को पूंछ के अंदर नुकीली चीज निकली हुई थी, इसीलिए नोकदार अपने नुकीली पूंछ को उस बिल्ली के गले में घोंप कर उसे मार डालती है। यह देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रेन को एक थप्पड़ जड़ देती है। स्लैप लगने की वजह से गुस्से में ड्रेन एल्सा के ऊपर ही चढ़ जाती है और वो एल्सा के गले में लगे हुए एक चाबी को निकालती है। अब बदलाव काफी दिखने लग गई थी। ड्रेन के अलग अलग चेहरे उन लोगों के सामने आते जा रहे थे। इधर हम देखते हैं कि एल्सा वो प्रोटीन बनाने में कामयाब हो चुकी थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी ने उस पर लगाई थी। फिर एक दिन क्लाइव कैमरा के फुटेज यानी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर यह देखता है कि आखिर ड्रेन किधर है। दरअसल ड्रेन उस टाइम पानी के अंदर होती है और क्लाइव को भी ड्रेन पसंद आने लग गई थी। वो अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर हाथ लगाता है। दूसरी तरफ ड्रेन भी कैमरा को टच कर देती है, यानी क्लाइव के हाथ पर अपना हाथ कैमरा के थ्रू लगा रही थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि क्लाइव उसे देख रहा है। यह देखने के बाद तो क्लाइव काफी हैरान परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लाइव उस फार्म हाउस यानी उस जगह पर आया हुआ है जहाँ ड्रेन को रखा गया था। क्लाइव वहाँ पर अकेले ही आया हुआ था, यानी उसके साथ एल्सा नहीं थी। क्लाइव ड्रेन को आवाज लगाकर बुलाने लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी क्लाइव पीछे की तरफ देखता है तो ड्रेन उसके पीछे ही खड़ी हुई थी कि तभी ड्रेन क्लाइव के पास आकर इशारों में कहने लग जाती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, जिस पर क्लाइव कहता है कि नहीं, यह बुरी बात है। लेकिन अजीब बात तो यह था क्योंकि क्लाइव को भी ड्रेन अच्छी लगने लग गई थी, इसीलिए वो भी अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर एल्सा आ जाती है। वो जब उन दोनों को साथ देखती है तो उसे बहुत ही बुरा फील होता है, इसीलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि ड्रेन के पूंछ में इतना बड़ा नेल था, यानी वो उस बिल्ली की तरह किसी के लिए भी खतरा हो सकता था, इसीलिए एल्सा उसकी दुम को काट देती है। इस बात को लेकर एल्सा बहुत ज्यादा उदास भी हो गई थी और यहाँ पर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी होता है कि उन्हें यह क्रिएचर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए था। एल्सा कहती है कि जो प्रोटीन कंपनी को चाहिए थे वो मैं बना चुकी हूँ और वो ड्रेन के अंदर है और वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ड्रेन को मार डालेंगे। फिर वो दोनों ड्रेन के पास जाते हैं। वो देख पाते हैं कि ड्रेन की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि वो तो पहले से ही मरने के करीब पहुंच चुकी है और देखते ही देखते ड्रेन मर भी जाती है, क्योंकि हमें तो शुरू से ही पता था कि उसकी लाइफ साइकिल इतना ही था। मरने के बाद वो दोनों अपने पास के ही एक जगह पर दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्लाइव का भाई वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ एक और एम्प्लॉय भी था और क्लाइव का भाई भी उसी कंपनी में काम करता था। क्लाइव का भाई कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने एक क्रिएचर बनाए हैं जो कि बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखता है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दी है उसमें ह्यूमन का डीएनए भी शामिल है। इसीलिए अब मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूँ जो तुमने क्रिएट किया है। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि अब वो तो मर चुकी है और हमने उसे दफना भी दिए हैं कि तभी अचानक से जोरदार किसी की चिल्लाने की आवाज आती हुई सुनाई देती है और ये आवाज उसी तरफ से आ रही थी जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया हुआ था। इसीलिए वो जल्दी से उसी तरफ दौड़ कर जाते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफन किया हुआ था वो अब वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो तो ऊपर छत पर खड़ी हुई देख रही थी, यानी वो दोबारा से जिंदा हो गई थी और इस बार वो पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी दिख रही थी। उसके विंग्स भी बाहर आ चुके थे, यहाँ तक कि उसके दुम अपने आप फिर से जनरेट हो चुके थे कि तभी वो उन लोगों पर अटैक करने लग जाती है और वो क्लाइव के भाई के साथ जो उसके साथ एम्प्लॉय आया हुआ था उन दोनों को बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। और इसी के दौरान क्लाइव बेहोश हो जाता है कि तभी उसी वक्त ड्रेन एल्सा के पास आ जाती है
और उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि असल में ड्रेन ने भी अपना जेंडर को चेंज कर लिया था, क्योंकि उसके अंदर उसी एनिमल का डीएनए था जो खुद को कन्वर्ट कर सकते थे, अपना जेंडर को आसानी से चेंज कर सकते थे, और अब वो मेल बन गई। इसीलिए वो अब एल्सा के पास आ गई। लेकिन तभी उसी टाइम पीछे से क्लाइव आकर लकड़ी के एक टुकड़े को ड्रेन के अंदर घुसा देता है, जिससे ड्रेन इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए एल्सा को छोड़ देता है, लेकिन अपने शरीर से घुसे हुए लकड़ी को निकालकर क्लाइव पर अटैक कर देती है कि तभी एल्सा एक बड़े से पत्थर को उठाकर ड्रेन को मारती है। इसके बाद एल्सा उसे दोबारा से पत्थर से मारने ही जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अचानक से रुक जाती है और कुछ सोचने लग जाती है कि हमने ही इसे अपने हाथों से बनाया था और हम इन्हीं हाथों से मारने जा रहे हैं। एल्सा यह भी सोचने लग जाती है कि इसके अंदर तो मेरा डीएनए भी है। लेकिन इसी दौरान ड्रेन मौके का फायदा उठाते हुए क्लाइव को अपने दुम से मार डालती है। यह देखने के बाद गुस्से से एल्सा उसी पत्थर से दे मारती है, जिसके बाद फाइनली ड्रेन की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एल्सा के साथ उसके बॉस को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि एल्सा को बेबी होने वाला है और वो बेबी होता है ड्रेन का, क्योंकि उसने अपना जेंडर को चेंज कर लिया था, इसीलिए एल्सा में चला गया। एल्सा की बॉस बताती है कि जिस प्रोटीन को तुमने हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ और अब कंपनी इसी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है, और जो एल्सा का जो होने वाला बच्चा था इस रिसर्च को उसके जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता था। अब क्योंकि एल्सा ने अपने जिंदगी को रिस्क में लेते हुए अपने हस्बैंड को खोकर इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, इसीलिए कंपनी एल्सा को काफी ज्यादा अमाउंट दे देती है। अब क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि एल्सा एक जेनेटिक साइंटिस्ट थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इस रिसर्च को आगे की तरफ लेकर जाना चाहती थी। और इसी के साथ ही यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।